तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1956 के एक फ्रेंच चर्च से, जहां फादर नॉयडेट को शैतानी नन बुरी तरह से जैक नाम के बच्चे के सामने जलाकर मार देती है। इस घटना के बाद एक आदमी चर्च से बाहर निकलकर जाने लगता है और यह शैतानी नन उसके अंदर घुस जाती है। सेंट कार्था मोनेस्ट्री रोमानिया की घटना के बाद सिस्टर आयरीन एक दूर दराज के कॉन्वेंट में नन्स के साथ रह रही होती है, जहां उनकी सिस्टर डेब्रा से अच्छी दोस्ती हो गई होती है। उधर मॉरिस फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में साफ सफाई के काम पर लग गया होता है और वहां उसकी दोस्ती सोफी नाम की इस स्कूल में पढ़ रही छोटी बच्ची और उसकी माँ और इस स्कूल में टीचर केट से हो गई होती है। एक दिन इस बोर्डिंग स्कूल में एक छोटी लड़की कुछ सामान डिलीवर करने आती है। वो स्टोर रूम में सामान रख रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाकर देखती है कि एक कोने में मॉरिस बहुत अजीब ढंग से खड़ा होता है और अपने मुंह से अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। ये छोटी लड़की मॉरिस को बुलाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तभी दीवार के पीछे से वही शैतानी नन बाहर आती है। उसी वक्त मॉरिस पीछे मुड़कर उस लड़की को बड़े ही डरावने तरीके से देखता है। वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो शैतानी नन बाहर का दरवाजा बंद कर देती है और फिर उस लड़की को गले से पकड़कर मार डालती है। उसी दिन रात को कॉन्वेंट में अचानक सिस्टर आयरीन की नींद खुलती है। अंधेरे में एक नन उनके पास खड़ी होती है, जो उन्हें कहती है कि उनसे कोई आदमी मिलने आया है। सिस्टर आयरीन इस आदमी से मिलने नीचे पहुंचती है। यह आदमी मॉरिस होता है। सिस्टर आयरीन मॉरिस को देखकर चौंक पड़ती है और उसके पास जाने लगती है कि तभी मॉरिस कहता है, मेरी मदद करो प्लीज। फिर अचानक मॉरिस डरावने तरीके से चीखता है। अगले ही पल सिस्टर आयरीन अपने बिस्तर पर चीखते हुए उठती है। उन्होंने एक विजन देखा होता है। अगली सुबह सिस्टर आयरीन से मिलने वेटिकन चर्च के कुछ बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। उनमें से एक अधिकारी उन्हें बताता है कि कुछ समय से यूरोप में रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। हाल ही में एक मौत फ्रांस में हुई, जिसमें एक फादर को किसी ने बुरी तरह से जलाकर मार डाला, और ये सारी मौतें रोमानिया की तरफ इशारा कर रही हैं। शायद शैतानी नन अभी भी जिंदा है। सिस्टर आयरीन को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। चर्च का दूसरा अधिकारी सिस्टर आयरीन को इन मौतों के पीछे कहीं उसी शैतानी नन का हाथ तो नहीं, इस चीज की छानबीन के लिए कहते हैं। लेकिन सिस्टर आयरीन ये कहते हुए साफ मना कर देती है कि आप लोग नहीं जानते मैं कैसे रोमानिया से बचकर निकली हूँ, क्योंकि फादर बुर्के एक बीमारी के कारण मर चुके होते हैं। ये अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो इस शैतान को रोक सकती हैं, और मजबूरन सिस्टर आयरीन को इस छानबीन के लिए तैयार होना पड़ता है। अगले दिन सिस्टर आयरीन ट्रेन से फ्रांस के लिए निकल पड़ती है, जहां फादर नॉयडेट को जलाकर मार दिया गया होता है। इस सफर पर सिस्टर डेब्रा भी चुपचाप इनके साथ आ जाती हैं। उधर बोर्डिंग स्कूल में सोफी की क्लासमेट्स उसे स्कूल के एक चैपल में गेम खेलने के बहाने ले आती हैं। इनमें से एक लड़की सोफी को कहती है, आओ एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है शैतान को हराओ। फिर वो सोफी को एक खिड़की के सामने खड़ा करती है और कहती है, हमने सुना है इस चैपल में एक शैतान रहता है। वो खिड़की देख रही हो, उस पर बने उस बकरे की आंख पर देखो। अब याद रखना, अगर तुमने उस बकरे की आंख से नजर हटाई तो वह शैतान तुम्हें मार देगा। ये कहकर ये लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और सोफी इस जगह अकेली रह जाती है। सोफी काफी देर डर के मारे उस बकरे की आंख में देखती रहती है कि तभी सोफी को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे देखती है, वहां कोई नहीं होता। सोफी डर के मारे दौड़ते हुए चैपल के दरवाजे तक पहुंचती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन बाहर खड़ी वो तीनों लड़कियां उसे बाहर निकलने नहीं देती। तभी सोफी के बगल में कपड़ों से ढकी हुई मूर्ति हिलने लगती है और सोफी की तरफ बढ़ने लगती है। सोफी डर के मारे पीछे हटने लगती है। वो मूर्ति सोफी की तरफ बढ़ रही होती है कि फिर अचानक उस मूर्ति का कपड़ा हटता है और एक पल के लिए सोफी को वो शैतानी नन दिखती है, लेकिन तभी वो मूर्ति नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसी पल मॉरिस भी चैपल का दरवाजा खोल देते हैं। वो सोफी को बाहर ले आते हैं। पहले वो उन तीनों लड़कियों को डांट कर वहां से भगा देते हैं और फिर सोफी से पूछते हैं कि क्या हुआ अंदर, लेकिन सोफी उन्हें कुछ नहीं बताती। उधर सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेब्रा उस चर्च तक पहुंच जाते हैं। चर्च के अंदर उस जगह पहुंचते ही सिस्टर आयरीन को अचानक एक विजन दिखती है, जिसमें एक छोटा बच्चा उनके पास आता है और उन्हें एक लॉकेट दिखाता है। बाद में चर्च में मौजूद सिस्टर से उन्हें पता चलता है कि फादर नॉयडेट को चलते हुए सिर्फ जैक नाम के बच्चे ने देखा था, और इन दोनों के अलावा एक आदमी भी इस चर्च की साफ सफाई का काम करता था, जो फादर की मृत्यु के अगले दिन ही यहाँ से चला गया। वो अपने आप को वर्ल्ड ट्रैवलर कहता था और वो रोमानिया से आया था। उसका नाम था। इस चर्च की सिस्टर और सिस्टर आयरीन एक ही समय पर बोलती हैं, फ्रेंची। सिस्टर आयरीन एकदम दंग रह जाती हैं। उन्हें एकदम से याद आता है कि सेंट कार्था मोनेस्ट्री रोमानिया की घटना के बाद फ्रेंची ने उन्हें बताया था कि वो हंगरी जा रहा है।
ये वही जगह थी जहां पर सबसे पहले मौत हुई थी। सिस्टर डेब्रा सिस्टर आयरीन को पूछती हैं कि आखिर ये फ्रेंची नाम का आदमी कौन है। सिस्टर आयरीन सिस्टर डेब्रा को बताती है कि ये फ्रेंची नाम का आदमी मॉरिस है, जो इनका गाइड था जब वो सेंट कार्थर मोनेस्ट्री रोमानिया गई थी। उसी ने मुझे बचाया था और शायद उसी दौरान उसके अंदर वो शैतानी नन घुस गई होगी और वही ये सब हत्याएं कर रही है। उधर बोर्डिंग स्कूल में सोफी की माँ केट मॉरिस को धन्यवाद करती है कि उसने सोफी को उन लड़कियों से बचाया। मॉरिस पूछता है कि आखिर वो चैपल को मैडम लॉरेंट, जो कि स्कूल की हेड होती हैं, वो बंद क्यों रखती हैं। केट मॉरिस को बताती है कि विश्व युद्ध के दौरान धमाकों में उनका बेटा सेड्रिक वहां मर गया था, इसलिए। तभी मॉरिस देखता है कि सोफी दूर से इन दोनों को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। केट कहती है मैं चलती हूँ। केट सोफी के पास पहुंचती है और सोफी केट को चिढ़ाते हुए पूछती है कि आप दोनों हंस क्यों रहे थे बातें करते हुए। केट शर्माते हुए कहती है चलो क्लास का टाइम हो गया है। सोफी दोबारा से मॉरिस को मुस्कुराते हुए देखने लगती है, जो गार्डन में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो एक जगह खड़ा होकर अकड़ जाता है और ऊपर की तरफ अजीब ढंग से देखने लगता है। सोफी को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। तभी उसे उसकी माँ की आवाज दोबारा आती है। सोफी अपनी माँ के पीछे क्लास की तरफ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। सोफी ऊपर की तरफ जा रही होती है जब वो एक कमरे के आगे से गुजरती है जिसका दरवाजा खुला होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में कोई है। वो जैसे ही पीछे देखती है, कमरे का दरवाजा अपने आप ही दोबारा से बंद हो जाता है। सोफी अपनी माँ को पुकारते हुए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, एक अलग सा ही कमरा अंदर होता है जिसके अंत में वही शैतानी नन खड़ी होती है और अचानक बहुत सारे कौवे सोफी की तरफ उड़ते हुए आते हैं जिनसे वो डर जाती है। सोफी दोबारा से कमरे में देखती है। ये एक पुराना सा कमरा होता है जहां कोई नहीं होता। सोफी घबरा कर नीचे की तरफ भागती है कि तभी फिर से उस शैतानी नन को अपने सामने खड़ा पाती है, जो उसे बुरी तरह से मुस्कुराते हुए घूर घूर कर देख रही होती है। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है जिससे सूरज की तेज रोशनी आती है। केट क्लास खत्म करके बच्चों को बाहर भेज रही होती है। सोफी देखती है कि अब वो शैतानी नन वहां नहीं होती, बस एक पुरानी खराब हो चुकी दीवार की पेंट होती है। सोफी तुरंत भागकर अपनी माँ के पास चली जाती है। उसी दिन रात को सिस्टर आयरीन अपनी होटल के बाहर खड़ी होती है जब बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए उनके सामने से गुजरते हैं। इन बच्चों में अचानक सिस्टर आयरीन को जैक मिल जाता है, जिसे वो पहचान लेती है क्योंकि इसी लड़के को उन्होंने अपने विजन में देखा था। सिस्टर आयरीन जैक से कहती है तुम उस दिन वहां मौजूद थे, है ना? तुमने उसे देखा था? जैक हाँ कहता है। फिर सिस्टर आयरीन कहती है तुम्हारे हाथ में कोई लॉकेट भी था उस दिन? जैक कहता है हाँ, लेकिन वो मेरा नहीं था, वो फादर नॉरेट का था। तभी बच्चों की भीड़ दोबारा फुटबॉल खेलते हुए आती है जिसके साथ जैक भी चला जाता है। सिस्टर आयरीन जैक को रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। सिस्टर आयरीन जैक के पीछे दौड़ते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाती है जहां एक मैगजीन की दुकान होती है। अचानक सभी मैगजीन के पन्ने बहुत तेजी से पलटने लगते हैं और जब ये पन्ने पलटना रुक जाते हैं, इन मैगजीन्स पर वो शैतानी नन बनी हुई सिस्टर आयरीन को देखती है, जो एकदम से असली शैतानी नन में बदल जाती है और सिस्टर आयरीन का गला दबाने लगती है। इसके कारण अचानक सिस्टर आयरीन को एक विजन दिखता है जिसमें एक आदमी चाकू से एक लड़की की दोनों आंखें निकाल देता है और फिर अचानक उस लड़की की आंखें चमकने लगती हैं और उसके हाथ में सिस्टर आयरीन को एक पवित्र लॉकेट दिखता है। इस विजन को देखने के बाद सिस्टर आयरीन बेहोश हो जाती है। किस्मत से सिस्टर डेब्रा उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाती है। इसी रात को बोर्डिंग स्कूल में मैडम लॉरेंट स्कूल को बंद करने की तैयारी कर रही होती हैं जब वो अचानक मॉरिस को उस चैपल के दरवाजे के बाहर अजीब ढंग से खड़ा पाती हैं। वो जैसे ही उसे हाथ लगाती हैं, मॉरिस एकदम चौंक पड़ता है और उन्हें कहता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। मैडम लॉरेंट भी थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो मॉरिस को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है। मॉरिस वहां से चला जाता है। इसके बाद वो भी जाने लगती है कि अचानक उन्हें अपने बेटे सेड्रिक की आवाज चैपल के अंदर से आती है। वो चैपल के अंदर जाती हैं और इस जगह की छानबीन करने लगती हैं और इस दौरान उन्हें अचानक अपना बेटा सेड्रिक मिल जाता है, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद होता है। मैडम लॉरेंट की आंखें भर आती हैं अपने बेटे को देखकर, लेकिन तभी सेड्रिक के पीछे इन्हें वो शैतानी नन भी खड़ी दिखती है। वो शैतानी नन सेड्रिक के कंधे पर हाथ रखती है और कुछ इशारा करती है, जिसके बाद सेड्रिक बड़ी बेरहमी से मैडम लॉरेंट को चर्च में धूप जलाने वाले बर्तन से, जो कि चेन से जुड़ी होती है, बुरी तरह से मारने लगता है। मैडम लॉरेंट लहूलुहान होकर एक पुराने लकड़ी के ढांचे पर गिरती है, जिसके कारण उनके सर पर एक बहुत बड़ा हुक गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह सिस्टर आयरीन को होश आ जाता है। वो सिस्टर डेब्रा को बताती हैं कि उन्होंने कल रात बेहोश होने से पहले एक विजन देखा। इस विजन में उन्हें एक पवित्र लॉकेट दिखा था जिसे शायद ये शैतानी नन हासिल करना चाहती है और वो इसके लिए मॉरिस का इस्तेमाल कर रही है, जिसे हासिल करने के बाद वो उसे मार देगी।
सिस्टर डेबरा भी उन्हें बताती है कि जैक नाम का वो बच्चा कल रात आया था और उसने ये लॉकेट दिया है। सिस्टर आयरीन को इस लॉकेट पर एक निशान दिखता है। वो कहती है ये निशान मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सिस्टर डेबरा तुरंत उन्हें विक्टिम की फोटोज जिन्हें शैतानी नन ने मारा था उनमें से एक फोटो दिखाती है जिसमें विक्टिम के हाथ पर सेम निशान वाला लॉकेट था। सिस्टर आयरीन कहती है जरूर हो ना हो ये निशान हमें मॉरिस तक पहुंचा सकता है। हमें वेटिकन चर्च से इस बारे में बात करनी होगी। इसी दिन बोर्डिंग स्कूल में जब केट चैपल का दरवाजा खुला देखती है वो अंदर छानबीन करती है और उसे मैडम लॉरेंट का मृत शरीर मिलता है। सोफी और सारे बच्चे मैडम लॉरेंट की मृत शरीर को स्कूल से जाते हुए देखते हैं। इस बात से सोफी बहुत दुखी हो जाती है। उधर सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा वेटिकन लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां लाइब्रेरियन इस निशान को देखकर बताते हैं कि ये निशान तो सेंट लूसी की फैमिली का है। सिस्टर आयरीन सिस्टर डेबरा को बताती है कि रोमन एम्पायर के समय में जब सभी क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था सेंट लूसी भी इस दौरान शहीद हुई थी। रोमन एम्पायर के लोगों ने उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की लेकिन वो जली नहीं। फिर उन्होंने उनको मारने से पहले उनकी आंखें निकाल दी थी। लाइब्रेरियन इन्हें बताते हैं कि सेंट लूसी के परिवार के लोग इनकी आंखों को लेकर रोमन एम्पायर से बचकर भाग निकले थे। इन आंखों में ईश्वर की असीम शक्ति है। सिस्टर आयरीन कहती है मैं समझ गई, हो ना हो वो शैतानी नन इन्हीं आंखों को ढूंढ रही है। सिस्टर डेबरा कहती है लेकिन एक शैतान इन आंखों का क्या करेगा। लाइब्रेरियन कहते हैं कि ये शैतानी नन पहले एक एंजल हुआ करती थी जिसकी शक्तियों को छीनकर ईश्वर ने इसे शैतान बना दिया। अब वो अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए सेंट लूसी की इन आंखों को हासिल करना चाहती है। लाइब्रेरियन सिस्टर आयरीन से कहते हैं जैसे शैतानी नन इन आंखों का इस्तेमाल अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए करना चाहती है, आप भी जैसे आपने सेंट कार्था रोमानिया में इस शैतानी नन को जीसस क्राइस्ट के खून से नर्क में भेजा था, इन आंखों की शक्तियों का इस्तेमाल कर दोबारा वापस नर्क में भेज सकती है। लाइब्रेरियन फिर सिस्टर आयरीन को एक आखिरी चीज ये बताते हैं कि सेंट लूसी की ये पवित्र आंखें उनके किसी वंशज ने एक मोनेस्ट्री में छुपा दी थी और वो मोनेस्ट्री अब एक बोर्डिंग स्कूल में बदल चुकी है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। सिस्टर आयरीन समझ जाती है कि मॉरिस भी इन्हें इसी स्कूल में मिलेगा। ये दोनों तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। उधर बोर्डिंग स्कूल में मॉरिस सोफी और केट के लिए डिनर बना रहा होता है। डिनर के बाद ये लोग डांस करने लगते हैं जब अचानक मॉरिस चक्कर खाकर गिर जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सोफी मॉरिस की ऐसी हालत देख घबरा जाती है और केट को मॉरिस के गले पर एक निशान उभरता हुआ दिखता है जो कि असल में एक उल्टा क्रॉस होता है। तभी सोफी के पीछे की पेंटिंग अचानक बदलकर शैतानी नन की पेंटिंग में बदल जाती है। मॉरिस भी एकाएक उस पेंटिंग की तरफ देखता है जिससे अचानक शैतानी नन निकल पूरी तरह से गुर्राती है। अगले ही पल मॉरिस सोफी और केट को लेकर अपने कमरे से बाहर निकलकर भागने लगती है। उसी वक्त सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा भी वहां पहुंच जाते हैं। सिस्टर आयरीन मॉरिस को बताती है कि वो शैतानी नन उसके अंदर है। मॉरिस एकदम दंग रह जाता है। सिस्टर आयरीन कहती है मुझे माफ करना मॉरिस, तुम मुझे बचाने के लिए दोबारा उस मोनेस्ट्री में आए थे और उसी के कारण ये सब हुआ। तभी मॉरिस एकदम से कांपने लगता है और फिर वो मुस्कुराते हुए ऊपर देखता है। वो शैतानी नन उसके अंदर आ चुकी थी जो कहती है हेलो सिस्टर। इसके बाद मॉरिस अचानक पलटकर कहीं जाने लगता है। सिस्टर आयरीन समझ जाती है कि ये शैतानी नन सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने जा रही है। सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा मॉरिस को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मॉरिस दोनों को ही उठाकर फेंक देता है। सिस्टर आयरीन दोबारा खड़ी होती है और क्रॉस को आगे कर मंत्रों का जाप करने लगती है जिससे मॉरिस के अंदर शैतानी नन कमजोर पड़ने लगती है। मॉरिस घुटनों पर बैठ जाता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ठीक उसी वक्त सिस्टर डेबरा मॉरिस के सर पर जोर से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर ये दोनों मॉरिस को मोटी रस्सियों और जंजीर से बांध देती हैं। इसके बाद ये दोनों केट और सोफी के पास आती हैं। वो दोनों सिस्टर आयरीन से पूछती हैं कि मॉरिस को हुआ क्या है। वो कहती है कुछ नहीं, बस वो थोड़ा बीमार है। फिर सिस्टर डेबरा कहती है मॉरिस उस कमरे की तरफ जा रहा था, आप हमें बता सकती हैं वहां क्या है। केट कहती है वो तो चैपल है। ये सभी चैपल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां सोफी इन्हें बताती है कि खिड़की पर बना हुआ वो बकरा शैतान है जिसकी आंखों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो लाल हो जाती है। सिस्टर आयरीन सिस्टर डेबरा को खिड़की की दूसरी तरफ भेज देती हैं और इस बकरे की आंख पर टॉर्च मारने के लिए कहती हैं। जैसे ही सिस्टर डेबरा ऐसा करती हैं बकरे की आंख पर लाइट पड़ने से एक लाल रंग की रेस निकलती है जो इस चैपल की फर्श पर पड़ती है। सिस्टर आयरीन और केट इस जगह की खुदाई करने लगती है। तभी सोफी पीछे मुड़कर उस खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की पर बना हुआ बकरा अब वहां होता ही नहीं। सोफी बुरी तरह से डर जाती है और वापस अपनी माँ और सिस्टर आयरीन को देखने लगती है। उधर मॉरिस को दोबारा से होश आ गया होता है और उसने खुद को आजाद कर लिया होता है। ऊपर के फ्लोर्स में स्कूल की लड़कियां सो रही होती हैं जब अचानक इनकी नींद किसी आवाज से खुल जाती है।
इन्हें किसी जानवर के खुर की आवाज ऊपर के फ्लोर से आती है। यही आवाज सिस्टर डेबरा भी सुन लेती है। उधर चैपल के अंदर सिस्टर आयरीन और केट सेंट लूसी की पवित्र आंखों को ढूंढ निकालती हैं। ऊपर के फ्लोर्स में एक लड़की इन आवाजों को सुनकर कमरे के बाहर आती है, जहां उसे नीचे सिस्टर डेबरा दिखती है। वो उन्हें बताती है कि ऊपर के फ्लोर्स में कोई है। सिस्टर डेबरा जैसे ही टॉर्च ऊपर करती है, उन्हें किसी जानवर के सींग दिखते हैं। वो एकदम चौंक पड़ती है। ये वही बकरा होता है जो खिड़की के शीशे पर बना हुआ था। वो बकरा इस छोटी बच्ची को देखकर गुर्राने लगता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सिस्टर डेबरा भी उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो शैतानी बकरा भी तेजी से इस बच्ची की तरफ बढ़ रहा होता है। सिस्टर डेबरा फटाफट से वहां पहुंचती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से वो शैतानी बकरा जोर जोर से दरवाजे को मारने लगता है। फिर एकदम से शांति छा जाती है। तभी दो लड़कियां हवा में इधर उधर उड़ जाती हैं और एक लड़की कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ खींचने लगती है। सिस्टर डेबरा बड़ी मुश्किल से उसे बचा कर लाती है और लड़कियों को लेकर एक दूसरे कमरे की तरफ भाग पड़ती है। इन लड़कियों की चीखों को केट और सिस्टर आयरीन सुन लेती है। वो इनकी तरफ जाने लगती है कि तभी मॉरिस के अंदर वो शैतानी नन वहां पहुंच जाती है। केट को एक तरफ फेंक कर वो सीधा सिस्टर आयरीन को पकड़ लेता है और उन्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह से मारने लगता है, जिसके कारण सेंट लूसी की वो पवित्र आंखें सिस्टर आयरीन के हाथ से गिर जाती हैं। सोफी तुरंत इन आंखों को लेकर वहां से भाग जाती है। मॉरिस भी सिस्टर आयरीन को छोड़ अब सोफी के पीछे पड़ जाता है। सोफी भागकर पुराने बेल टावर में चली जाती है। उधर सिस्टर डेबरा और सारी लड़कियां भागकर एक कमरे में छुप जाती हैं। वो शैतानी बकरा बाहर इन्हें ढूंढ रहा होता है। इस शैतान से बचने के लिए एक लड़की दीवार पर मौजूद एक वेंट की तरफ इशारा करती है। ये लड़की इस वेंट के अंदर घुसती है जो दूसरी तरफ मैडम लॉरेंट के ऑफिस में निकल रहा था। वो टॉर्च से कमरे में इधर उधर देखती है कि तभी उसे मैडम लॉरेंट अपने ऑफिस में दिख जाती है। वो तुरंत डर के मारे वापस वेंट से बाहर निकल आती है। वो बाकी की लड़कियों को बता ही रही होती है कि दूसरी तरफ उसने मरी हुई मैडम लॉरेंट को देखा कि तभी मैडम लॉरेंट उस लड़की के सिर को पकड़ लेती है। सिस्टर डेबरा और बाकी लड़कियां जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाती हैं और वहां से भाग जाती हैं, जिनके पीछे मैडम लॉरेंट का भूत भी उस वेंट से निकल आता है। उधर बेल टावर में सोफी छुपी हुई होती है। जब उसे ढूंढते हुए मॉरिस वहां पहुंच जाता है, तभी सेंट लूसी की वो पवित्र आंखें चमकने लगती हैं, जिसे छीनने के लिए मॉरिस सोफी की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन उसके पास आते ही वो बुरी तरह से दर्द से करहा उठता है, जिसके कारण इस पुराने बेल टावर की लकड़ी की सीढ़ियों का ढांचा टूटने लगता है। सोफी तुरंत मॉरिस से दूर भागने लगती है। तभी इस बेल टावर की घंटी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके साथ मॉरिस भी नीचे गिर जाता है। सोफी भी बड़ी मुश्किल से नीचे गिरने से खुद को बचाती है और एक लटके हुए फट्टे की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। सिस्टर आयरीन भी सोफी की मदद करने के लिए इस बेल टावर की तरफ दौड़ पड़ती है। सिस्टर आयरीन बेल टावर के अंदर घुसती है, जहां सब कुछ टूट चुका होता है। सिर्फ वाइन के बहुत सारे बैरल्स ही बचे होते हैं। तभी सोफी दौड़ते हुए उनके पास आती है और उन्हें वो पवित्र आंखें देती है। ठीक उसी वक्त पीछे से मॉरिस इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सिस्टर आयरीन इन पवित्र आंखों की मदद से मॉरिस के अंदर बैठी उस शैतानी नन को काबू में कर लेती है। लेकिन इसके कारण मॉरिस पूरी तरह से दर्द से तड़पने लगता है। उधर सिस्टर डेबरा भी लड़कियों को केट के पास छोड़कर बेल टावर में पहुंच जाती है। सोफी कहती है, सिस्टर वो मर जाएगा। मॉरिस भी सिस्टर आयरीन को कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सिस्टर, लेकिन वो नहीं रुकती, जिसके कारण मॉरिस मर जाता है और नीचे गिर जाता है। सोफी बुरी तरह से रोने लगती है और सिस्टर आयरीन भी मॉरिस के पास बैठकर आंसू बहाने लगती है। उन्हें मॉरिस से जुड़ी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन तभी मॉरिस अपनी आंखें खोलता है और सिस्टर आयरीन के हाथ से उन पवित्र आंखों को छीन लेता है। दोनों सिस्टर्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो इन पवित्र आंखों को हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है। वो पवित्र आंखें चमकने लगती हैं और फिर उसमें आग लग जाती है और फिर एकदम से वो चमकना बंद कर देती है और उसकी सारी शक्ति मॉरिस के अंदर चली जाती है। जिसके बाद मॉरिस ऊपर देखकर मुस्कुराता है और उसके अंदर से वो शैतानी नन बाहर निकलती है। उधर केट लड़कियों को स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वो शैतानी बकरा इन पर हमला कर देता है। ये सभी चैपल के अंदर भाग जाती हैं और दरवाजे को बंद कर देती हैं। वो शैतानी बकरा बुरी तरह से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण एक लड़की के शरीर के अंदर इस बकरे के सींग भी घुस जाते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से दरवाजे को बंद कर देते हैं और चैपल में अंदर की तरफ भाग जाती हैं। उधर सिस्टर आयरीन जोर जोर से प्रार्थना करने लगती हैं ताकि वो इस शैतानी नन से लड़ सकें। लेकिन तभी वो नन सिस्टर डेबरा का गला एक जंजीर से घोटने लगती हैं और सिस्टर आयरीन को हवा में उठाकर उन्हें जलाने लगती हैं। सिस्टर आयरीन जलने से बुरी तरह से दर्द से चीख पड़ती हैं कि तभी उन्हें एक विजन दिखता है, जिसमें उनकी माँ उन्हें कहती हैं, तुम्हारी आंखें मेरी तरह ही हैं। फिर उन्हें सेंट लूसी की चमकती हुई आंखें दिखती हैं और उस लाइब्रेरियन की बात याद आती है कि सेंट लूसी की मृत्यु के बाद उनके काफी सारे वंशज पूरी दुनिया में छुपते छुपाते यहाँ वहाँ फैल गए।
असल में सिस्टर आयरीन भी सेंट लूसी की ही वंशज थी और उनके अंदर भी सेंट लूसी की पवित्र आंखों की तरह शक्तियां थी, जिसके कारण उनकी आंखें एक पल के लिए चमक उठती हैं। अचानक उनके शरीर की सारी आग बुझ जाती है और वो नीचे गिर जाती हैं। सिस्टर डेबरा भी नन की जंजीरों से आजाद हो जाती हैं। तभी वो शैतानी नन उन्हें मारने के लिए उन पर एक लोहे का टुकड़ा फेंक देती है, जिससे सिस्टर डेबरा सिस्टर आयरीन को बचा लेती हैं। तभी सिस्टर आयरीन एक बैरल से वाइन निकलता हुआ देखती हैं, जिसे वो सिस्टर डेबरा को बताती हैं। लेकिन उसी वक्त सोफी चीखते हुए इनकी तरफ आने लगती है कि वो शैतानी नन सोफी को चारों तरफ से लकड़ी के नोकीले टुकड़ों से बंद कर देती है। दोनों सिस्टर्स सोफी की मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन ये नन उन्हें भी तीखे लकड़ी के टुकड़ों के बीच बंद कर देती हैं। तभी मॉरिस सोफी की तरफ बढ़ता है और उसे एक चाकू से मारने ही वाला होता है कि सिस्टर आयरीन उसे कहती है, मॉरिस, मैं जानती हूँ तुम अभी भी अंदर हो, तुम कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। और एकदम से मॉरिस रुक जाता है। नन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे मजबूर करती है सोफी को मारने के लिए, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। तभी सिस्टर आयरीन फर्श पर बह रहे वाइन पर हाथ रखती है और सिस्टर डेबरा से कहती है, मेरे साथ प्रार्थना करो, हम जीसस से प्रार्थना करके उनकी तरह ही इस वाइन को उनके पवित्र खून में बदल देंगे। जिसके बाद ये दोनों मिलकर वर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रेयर को बोलने लगती हैं, जो कि असल में जीसस के खुद कहे हुए आखिरी शब्द थे द लास्ट सपर के दौरान, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों के लिए ब्रेड को अपने मांस में और वाइन को अपने खून में बदल दिया था। इन दोनों की प्रार्थना के कारण अचानक चारों तरफ वाइन्स के बैरल फट पड़ते हैं, जिनके अंदर से जीसस का खून वहां मौजूद उस शैतानी नन, मॉरिस और बाकी सभी पर गिर जाता है। शैतानी नन चीखते हुए एकदम से गलने लग जाती है और फिर उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और बुरी तरह से जलने के बाद वो राख में बदल जाती है। मॉरिस भी इस नन के चुंगल से अब आजाद हो गया होता है, जो होश में आने पर सिस्टर आयरीन का शुक्रिया करता है। उधर वो शैतानी बकरा भी वापस उस खिड़की के शीशे पर दोबारा आ जाता है। केट और बाकी लड़कियां समझ जाती हैं कि सिस्टर आयरीन ने उस नन का खात्मा कर दिया। ये लोग चैपल से बाहर आ जाती हैं, जहां सोफी दौड़कर केट से गले मिलती है। अगली सुबह मॉरिस सोफी और केट से माफी मांगता है और फिर वो उनके साथ स्कूल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखता है। सिस्टर आयरीन और मॉरिस एक दूसरे को सर हिलाकर अलविदा कहते हैं।